हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने अब तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें। प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। बिफोर दिस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, अगर आप मिड 18th सेंचुरी यूरोप का अगर आप मैप देखते हो तो यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। तो अगर आप अभी देखते हो ना मिड 18th सेंचुरी का मैप यूरोप का, तो आप देखोगे कि उस समय कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे जैसा अभी है ना प्रेजेंट टाइम में। तो उससे पहले कोई भी नेशन स्टेट वहाँ नहीं हुआ करती थी मिड 18th सेंचुरी में। व्हाट वी नो टुडे एज, और जैसा कि हम आज जानते हैं इस समय पे, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचेस एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। और जैसा कि आज हम जानते हैं कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वो अलग अलग किंगडम, अलग अलग डचेस, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। जहाँ के जो रूलर्स होते थे ना, उनकी खुद की ऑटोनोमस टेरिटरीज होती थी। वो खुद अपने अपने टेरिटरीज पर रूल करते थे, गवर्न करते थे। ठीक है। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। और जो यूरोप का जो ईस्टर्न और जो सेंट्रल पार्ट था ना, वो भी वहाँ पर भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज होती थी, अलग अलग टेरिटरीज की, जहाँ पर अलग अलग टेरिटरीज में बहुत सारे डाइवर्स पीपल रहते थे, यानी कि लोग वहाँ पर डाइवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, अलग अलग ग्रुप्स के लोग वहाँ पर रहते थे। दे डिड नॉट सीम देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। और उन लोगों ने ना, अगर आप उनको देखोगे ना, जो अलग अलग डाइवर्स लोग होते तो उनकी न ही कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी होती थी और न ही उनका कोई कॉमन कल्चर होता था, यानी कि वो बिल्कुल ही डाइवर्स थे। कोई भी उनकी कॉमन चीज़ नहीं थी, ना उनकी आइडेंटिटी कॉमन थी, ना ही उनका कोई कॉमन कल्चर था। ठीक है। ऑफन they even spoke different languages and belong to different ethnic groups। यहाँ तक कि जो उनकी जो भाषाएं होती थी ना, वो भी डिफरेंट होती थी और वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। आगे क्या कह रहा है? द हब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। और जो हब्सबर्ग एम्पायर था ना, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल करता था, अगर आप उसका एग्जाम्पल लो तो वॉज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। तो वो एक अलग अलग डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट पीपल का एक पैच वर्क था। इट इंक्लूडेड, और उसमें कौन कौन सी जगह इंक्लूड होती थी उनको भी हम देख लेते हैं। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन। तो वो एल्पाइन रीजन्स को इंक्लूड करता था, जैसे द टायरॉल, ऑस्ट्रिया, है ना, सुडेंटेनग्लैंड, और यहाँ तक कि बोहेमिया, यहाँ तक कि वो बोहेमिया भी इंक्लूड करता था, जहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी होते थे ना, वो ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग होते थे, यानी कि जो अमीर लोग होते थे ना, वो जर्मनी की जो लैंग्वेज होती है ना, जर्मन, वो बोला करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लुम्बार्डी एंड वेनेटिया। और यहाँ तक कि उसमें लुम्बार्डी और वेनेटिया भी इंक्लूड था, जिसमें लोग जो है वो इटालियन बोलते थे, यानी कि इटली की जो भाषा होती है ना, इटालियन, वो बोलते थे। ओके। हंगरी में क्या होता था? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार। आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती थी, जो हाफ पॉपुलेशन होती थी ना, वो मगयार बोलती थी। बाकी जो हाफ पॉपुलेशन थी वो अलग अलग बोलियाँ बोलती थी। डायलेक्ट्स मतलब यहाँ पर बोलियाँ होती थी, तो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ वहाँ पर डायलेक्ट्स होती थी, तो वो अलग अलग जगह पर वो सब वो बोलते थे। आधा जो पॉपुलेशन था, हाफ पॉपुलेशन, तो वो तो मगयार बोलता था, और जो बाकी जो हाफ होता था वो अलग अलग बोलियाँ बोलता था। इन गैलेशिया, और गैलेशिया में क्या होता था? द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। तो जो अमीर लोग होते थे ना, वो वहाँ पर पॉलिश बोलते थे। बिसाइड दिस, और इन सब के अतिरिक्त 3 डोमिनेंट्स ग्रुप भी वहाँ पर होते थे। देर ऑल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, जो कि उसी एम्पायर के बाउंड्रीज में होते थे। उसमें क्या होता था? मास ऑफ द सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बोहेमियंस, स्लोक्स टू द नॉर्थ। उसमें कौन से होते थे? पीजेंट लोग होते थे, बोहेमियंस होते थे, स्लोवक्स होते थे नॉर्थ साइड में, स्लोवेंस इन कार्नियोला, और साउथ में क्रोट्स रहते थे, रोमन्स होते थे ईस्ट इन ट्रांसिल्वानिया। तो ये जो है, ये आपको नाम याद रखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हो कि कौन कौन से मतलब कि ईस्ट में कौन से लोग रहते थे, वेस्ट में, नॉर्थ में। ठीक है।
सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और ये जितनी अभी जो डिफरेंसेस हमने पढ़े ना, तो उससे कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस नहीं बन रहा था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। तो ये जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी डाइवर्सिटी थी, उनसे कोई उनकी कोई एक कॉमन पॉलिटिकल यूनिटी वगैरह तो फॉर्म हो नहीं थी, बिल्कुल अलग अलग थे। और जो सिर्फ उनका एक जो था कि जो इन डाइवर्स ग्रुप को बॉन्ड कर रहा था, वो एक था कॉमन अलायंस था, जो कि कॉमन अलायंस टू द एम्परर था। तो उसी वजह से वो एक साथ बंधे हुए थे, अदरवाइज वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। कि सवाल अब ये होता है कि किस तरीके से नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का जो आइडिया था ना, वो कैसे उभरा। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज अ डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी अगर देखो तो जो एरिस्टोक्रेसी जो थे वो एक बहुत ही डोमिनेंट क्लास थे वहाँ उस कॉन्टिनेंट के, यानी कि एकदम मजबूत कह सकते हो, ताकतवर, पावरफुल कह सकते हो, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। और इस क्लास के जो मेंबर होते थे ना, अमीर लोग के, यानी कि एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर होते थे, वो काफ़ी उनका जो जीने का जो तरीका था, वे ऑफ जो लाइफ था ना, वो एकदम कॉमन था। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन साइड। तो वो उनके अपने खुद के स्टेट होते थे, कंट्री साइड में, टाउन हाउसेस में वो खुद खरीदते थे, उनके खुद के होते थे ना। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो वो डिप्लोमेसी के पर्पस से और हाई सोसाइटी में वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी जो फैमिली थी ना, पर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो वो शादी के टाइज से कनेक्टेड हुआ करती थी। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। तो ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी वो एक स्मॉल ग्रुप थी, छोटी सी ग्रुप थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। और जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी ना, जो मेजॉरिटी थी, वो पीजेंट्री से बनी हुई थी, यानी कि किसान थे। टू द वेस्ट और वेस्ट साइड में क्या होता था, यानी कि पश्चिम में क्या होता था, द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म बाय टेनेंट्स। तो जो लैंड का जो बल्क होता था ना, उसको फार्म कहते हैं, यानी कि उसको जोता जाता था। किराएदार जो होते थे, जैसे बड़े बड़े लोग होते थे ना, वो उनके कुछ पीजेंट्स होते थे, वो अपने लैंड को दे देते थे जोतने के लिए। तो उनके लैंड पे कोई और किराएदार या टेनेंट्स जो थे, वो उनके लैंड पर जोतते थे। एंड स्मॉल ओनर्स या कुछ छोटे छोटे ओनर्स होते थे, मतलब कि छोटे किसान होते थे, छोटे स्तर के किसान होते थे, वो बड़े जो लोग थे उनकी ज़मीनों पर खेती किया करते थे। और ईस्टर्न साइड में क्या होता था, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या होता था, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्व। तो वेस्ट में तो इस तरीके से होता था, लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न होता था, वो कैरेक्टराइज था वास्ट स्टेट, यानी कि स्टेट के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज था, जो कि सर्व के द्वारा कल्टिवेट किया जाता था, ठीक है। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, और वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ होने लगा। एंड ट्रेड मीन्स द टाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एक्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। तो इसमें कहना ये चाह रहा है कि जब जो सेंट्रल और वेस्टर्न था ना, उसमें उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, यानी कि ट्रेड में ग्रोथ होने लगा, शहर बनने लगे, ठीक है। यानी कि जब ट्रेड में ऑफिशियल, जब जाहिर सी बात है, जब आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है टाउन भी ग्रो करेगा, कमर्शियल क्लास इमर्ज हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंग्लैंड में, वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। बट लेकिन इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन जर्मन और फ्रांस और जर्मन के पार्ट्स में ये 19th सेंचुरी में आया था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग। और इसके ज़रिए जो नया जो सोशल ग्रुप था वो उभरा, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। और जो वर्किंग क्लास लोग थे और जो मिडिल क्लास थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ठीक है ना। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में क्या होता था कि दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर, कि ये जो ग्रुप थे ये काफ़ी कम मात्रा में थे। यानी कि सेंट्रल जो ईस्टर्न पार्ट था और जो ये था सेंट्रल पार्ट, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग थे। बट जो वेस्टर्न पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर था,
इसी वजह से वहाँ पर जो ग्रोथ थी वो काफ़ी जल्दी हो गई थी, और सेंट्रल और ईस्टर्न में उतना ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं पाया, तो वहाँ पर इनकी जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity। तो ये जो आइडिया आया था ना नेशनलिज्म का, वो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास लोगों के बीच में आया था, जिन्होंने इस आइडिया को आगे फॉलो किया नेशनल यूनिटी की, और उन्होंने इस चीज़ को भी एग्री किया कि हम एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेज मिलती है ना लोगों को, जन्म से बहुत सारी जो सुविधाएं मिलती हैं, प्रिविलेज मिलती हैं, हम उसका एबॉलिशमेंट चाहते हैं। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो उभरा था। ठीक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब टॉपिक ये है कि लिबरल नेशनलिज्म आखिरकार क्या होता है। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप were closely allied to the ideology of liberalism। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था अर्ली 19th century में, वो उनकी जो आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। और लिबरलिज्म जो टर्म है वो डिराइव किया गया है, यानी कि लिया गया है लैटिन रूट लाइबर से, जिसका मतलब होता है फ्री होना, यानी कि आज़ाद होना। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। और जो नए जो मिडिल क्लास है उनके लिए जो लिबरलिज्म था उसका मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी कि उनका मतलब था कि हर व्यक्ति के लिए फ्रीडम, और हर व्यक्ति के लिए जो लॉज हैं, जो कानून है वो बराबर, ठीक है, वो बराबर हो जाए हर व्यक्ति के लिए कानून। तो ऐसा मिडिल क्लास न्यू मिडिल क्लास लोग थे, उनके लिए मतलब था लिबरलिज्म का कि हर व्यक्ति को फ्रीडम मिले और हर व्यक्ति को कानून में एक समान समझा जाए। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और राजनीतिक तौर पे वो सब इस बात को फोकस कर रहे थे, इस बात पर फोकस कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो हम सबके सहमति से बननी चाहिए, हम सबके कंसेंट से बननी चाहिए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो लिबरलिज्म था हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। यानी कि जो लिबरलिज्म था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही, यानी कि 1789 के टाइम से ही इस बात के अगेंस्ट हो गया था कि हम एरिस्टोक्रेसी यानी कि ऑटोक्रेसी को एंड करेंगे, और जो भी क्लर्जिकल प्रिविलेज मिलते हैं लोगों को उन सबको हम एंड करेंगे, और एक इक्वालिटी लाएंगे, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, और मतलब कि एक इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, और हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे थ्रू पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से लोगों के मन में थी। 19th century लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेच द इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो 19th century के जो लिबरल्स थे वो इस बात पे भी उन्होंने जोर दिया कि जो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिनको वॉयलेट किया जाता था उनको वॉयलेट नहीं किया जाए, ठीक है, उनको वॉयलेट न किया जाए। तो इस चीज़ पर भी उन लोग का जोर था। येट इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज मतलब यहाँ होता है वोट देने का हक, यानी कि राइट टू वोट। तो हालांकि उन लोगों ने इतनी सारी डिमांड की थी, लेकिन फिर भी उनको वोट देने का प्रॉपर जो अधिकार होता है वो उनको नहीं मिला। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो अगर आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पे जाओगे तो उस समय अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या आपने देखा होगा कि जो वोट देने का जो अधिकार था और जो इलेक्टेड होने का जो अधिकार था वो सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे सिर्फ उन्हीं को सिर्फ मिला था, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है बस वही वोट दे सकते हैं। तो ऐसा हुआ था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। और ऐसे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी और सारी वुमेन्स, उनको वोट देने के हक से अलग रखा गया, यानी कि उनको वोट देने का हक नहीं था। तो सिर्फ वोट देने का हक किसको था? ऐसे व्यक्ति, ऐसे मैन जिनकी प्रॉपर्टी है, जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, ठीक है ना। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। और सिर्फ जो जैकोबिन्स उसमें क्लब फॉर्म हुआ था, अगर आपने नहीं फर्स्ट वीडियो देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। उसमें जो एडल्ट जो मेल्स हुआ करते थे सिर्फ उनको हक था कि वो वोट दे सकें।
However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the state of minors, subject to the authority of fathers and husband. तो जो नेपोलियनिक कोड आया था ना 1804 में आया था, उसने जो वोट था उसको लिमिटेड कर दिया था और वुमेन को का जो स्टेटस था वो रिड्यूस कर दिया गया था. वो सिर्फ फादर और हस्बैंड की अथॉरिटी में ही रहती थी, यानी कि वुमेन को सिर्फ एक तरीके से कह सकते हो कि उस पर फादर और हस्बैंड उनकी ही अथॉरिटी चलती थी. उनको वोट देने का हक बिल्कुल भी नहीं था. उनका जो स्टेटस था वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया था. थ्रू आउट द 19th and early 20th century, women and not propertied men organized opposition movement demanding equal political right. तो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में जो औरतें थीं और जो मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने एक मूवमेंट किया कि हमें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट चाहिए. तो उन्होंने एक कह सकते हो कि ऑपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट किया अपने इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए. इन द इकोनॉमिक स्फीयर अब क्या हुआ? In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and abolishment of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. अब जो आर्थिक स्तर पर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी लिबरलिज्म मतलब क्या हुआ था कि लोगों को मार्केट्स में अपने गुड और कैपिटल को फ्रीली सेल करने का अधिकार मिले, उन पर किसी भी प्रकार से कोई स्टेट का रेस्ट्रिक्शन न हो. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास. तो 19th सेंचुरी में ये जो नए जो मिडिल क्लास उभर रहे थे उनका ही ये डिमांड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि उनको जो अपने गुड्स और जो कैपिटल से उनको सोल्ड करने का फ्रीडम मिले, उन पर कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से जो स्टेट है वो उन पर रिस्ट्रिक्शन ना लगा सके. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. तो आइए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ 19th सेंचुरी में जो जर्मन स्पीकिंग रीजन थे उनका. Napoleon administrative measures had created out of countless small principles of Federation of 39. तो जो नेपोलियन का जो भी उसने किया था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो उसके ज़रिए जो जर्मनी था ना उसमें टोटल 39 स्टेट में डिवाइड हो गया. यानी कि फॉर एग्जांपल ये जर्मनी है, छोटे छोटे 39 स्टेट्स में पूरी जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया. ठीक है. ईच ऑफ दीज पोजेस इट्स ओन करेंसी. और सारी तरह यानी कि हर 39 स्टेट्स की अपनी खुद की करेंसी होती थी, अपना खुद का वेट होता था, अपना खुद का मेजर होता था. ठीक है. अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिट्स गुड्स वुड हैव had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty for of about 5% at each of them. तो क्या होता था ना कि फॉर एग्जांपल एक मर्चेंट था 1833 में ट्रैवल कर रहा था हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग में अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, तो उसको लगभग 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ता था और उसको पे करना पड़ता था 5%. और हर आइटम पे उसको 5% कस्टम ड्यूटी के तौर पर उसको पे करना था और उसके रास्ते में 11 कस्टम बैरियर्स पड़ते थे. ठीक है. ड्यूटीज़ पर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजर ऑफ द गुड्स. तो जो ड्यूटीज़ होती थी, कस्टम ड्यूटी होती थी, वो जैसा आपके आइटम का यानी कि जो भी आपका जो सामान है, जो भी चीज़, जो भी आइटम है, अगर उसका जैसा वेट और जैसा उसका मेजर होता था उसके अकॉर्डिंग जो ड्यूटी होती थी, जो कस्टम ड्यूटी होती थी वो लगा करती थी. ठीक है. ओके. एज ईच रीजन हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हर रीजन का अपना खुद का वेट, अपना खुद का मेजर होता था. सो दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था कैलकुलेशन में. तो वहाँ पर देखिए क्या होता था. द मेजर ऑफ क्लोथ, फॉर एग्जांपल जो क्लोथ का जो मेजर होता था उसको एले कहते हैं, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ. यहाँ पर जो एले होता था ना वहाँ पर कोई और होता था, किसी जगह पर कोई और होता था, उसका मतलब जो मेजरमेंट होता था वो कुछ और होता था. यानी कि अलग अलग जगह पर जो एले का जो मेजरमेंट होता था ना वो अलग अलग होता था. एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन Frankfurt would get you 54.7 of cloth in men's 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6, in Freiburg 53.5. तो ये देख सकते हो कितना डिफरेंस है यहाँ पर एलए का. अलग अलग जगह पर एलए का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है. ठीक है. Such conditions were viewed as obstacle to economic change and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of unified economic territory, allowing the
अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल। तो कहना ये चाह रहा है कि जब जो बिजनेसमैन और जो भी लोग थे जो अपने गुड्स और कैपिटल्स को बेचने जाते थे, तो क्या होता था ना कि उनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वगैरह से गुजरना पड़ता था। तो उन्होंने बस इसी चीज़ की उन लोगों ने डिमांड की कि जब भी वो मतलब कि कोई भी अपना गुड्स वगैरह सेल करे तो उनके रास्ते में उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस ना आए, ताकि वो अपने गुड्स और जो कैपिटल्स वगैरह है वो उसको अच्छे तरीके से सेल कर सकें। तो अब 1834 में क्या हुआ ना, एक कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन को फॉर्म किया गया था, और जिसका इनिशिएटिव लिया था प्रशिया ने, और बाद में उसको जर्मन के बहुत सारे स्टेट ने ज्वाइन किया। अब ये जो यूनियन था ना, इसने टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश कर दिया, और जो नंबर ऑफ करेंसी होती थी उसको भी कम कर दिया, 30 से क्या कर दिया, 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, और जो रेलवे का जो नेटवर्क था ना वो और भी बहुत ज़्यादा गतिशीलता से चलने लगा। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और जो एक लहर चल रही थी ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, उसने कहीं ना कहीं जो नेशनल सेंटिमेंट उस टाइम के थे उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। See you in the next video. Till then, take care and goodbye.